हेलो, दिस इज रंजीत मिश्रा। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। ये रैपिड रिवीजन है, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे क्लास में, पूरे डिटेल्स में हमने चैप्टर को जाना है, लेकिन आज इस चैप्टर को समराइज करना है। समरी में देखना है कि क्या क्या इस चीज में है, इसको थोड़ा बहुत मोटे तौर पर देखते चलना है ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन इससे मिस ना हो। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सबसे पहला आपका जो टॉपिक आपके बुक में मिलेगा, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक आदान प्रदान का, एक्सचेंज का। व्हाट इज एक्सचेंज? सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि एक्सचेंज क्या होता है। जिसमें एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी चीज का ऑनरशिप, किसी एक गुड्स का या मनी का ऑनरशिप किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर करते हैं और उसके गुड्स का ऑनरशिप हम खुद एक्सेप्ट करते हैं। यही एक्सचेंज है, दो आदमी के बीच में होता है, जिसमें सामान और पैसे, गुड्स और मनी, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। यहां पर यही एक्सचेंज है। अब मनी कैसे इसका मीडियम बन जाता है? तो पहले पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। वह सामान के बदले सामान देना होता था, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है? हमारे पास जो वस्तु है जो मुझे देनी है किसी को, और मुझे उसके बदले में जो वस्तु उससे लेनी है, ये दोनों के पास होनी चाहिए। सपोज करो कि ये मार्कर मुझे देना है किसी को, ये पेन देना है, और किसी से इसके बदले में कैप लेना है, टोपी लेना है। तो मेरे पास ये पेन है जिसकी जरूरत उसको होनी चाहिए, और उसका जो कैप है उसकी जरूरत मुझे होनी चाहिए। ये संजोग है, मिलना। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो यहां डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की समस्या थी। यानी जब मनी आया, तो मनी आज से कब, कितने दिन पहले आया? लगभग 3500 ईयर्स एगो से हमारे यहाँ मुद्रा का प्रचलन है, मनी का प्रचलन है, लेकिन उसके रूप अलग थे। आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का रूप अलग है। तो जब ये मनी आया, पैसा आया, तो इस पैसे ने इस बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं थी। अब एक्सचेंज डन करने के लिए हमारे पास पैसा है, मनी है, सामने वाले के पास गुड्स है, उसकी जरूरत मुझे है, मैंने पैसा दिया, गुड्स खरीदा। क्लियर? यहां बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। गुड्स टू गुड्स जो एक्सचेंज था, उसका समस्या खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक आता है हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो जैसे जैसे समय के साथ साथ पैसा का रूप बदलते चला गया, आप अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। पुराने समय में हमारे यहाँ पैसा जो चलता था, सबसे पहले ये कौड़ी चलता था, उसके बाद आना, उसके भी पहले था आना चलता था, आना के बाद पैसा आया, पैसा के बाद रुपया आया। अब रुपया में हम लोग लेन देन करते हैं। समय के साथ साथ इसमें काफी परिवर्तन आया है, काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन आज जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इसमें हमारे पास क्वाइंस है, करेंसी है, बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं वो है, डिपॉजिट विद बैंक है। ये सारा हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आता है। इसमें मैंने लिख दिया, करेंसी है, डिपॉजिट विद बैंक है, चेक है, जिसको आज हम पेपर नोट के नाम से जानते हैं। और भी अभी तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में और भी चेंजेस हुए हैं, जैसे प्लास्टिक मनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी है। आज हम लोग फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, इत्यादि से जो ट्रांजेक्शन ये सब कर रहे हैं, ये सारा ट्रांजेक्शन किसके अंदर आता है? ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर आता है। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में सिक्के का, हमारे इकोनॉमिक्स बुक में ये दिया हुआ है डिटेल्स, उसमें कुछ फोटो बना के दिया हुआ है। आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देखेंगे तो कुछ फोटोज उसमें बने हुए हैं, जिसमें पैसे का, पुराने पैसे का एक रूप दिया हुआ है। पुराने पैसे में, पुराने समय में जो मनी चलती थी, उस मनी में हमारे यहाँ जो प्रचलन था, जैसे गोल्ड कॉइन्स, जिसको हम लोग असरफी कहते थे, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, उस पैसे का अपना इंटरनल मूल्य है। लेकिन आज जो हमारे पास एक नोट है, एक रुपीस का, मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, एक 500 रुपीस नोट है ये।
इसका इंटरनल, ये आप देख सकते हैं, इसका इंटरनल कोई मूल्य नहीं है। इसलिए इंटरनल मूल्य नहीं है कि अगर इस पर से कोई भी चीज एक आप डिलीट कर दीजिए तो इससे कितने रुपए का सामान आप खरीद सकते हैं? नथिंग। इसकी वैल्यू 50 पैसे के बराबर नहीं है। ये 500 रुपीज का नोट है। आप इस 500 में से गांधी जी को हटा दीजिए, ये तार निकाल दीजिए, यहां से जो इसका नंबरिंग किया हुआ है ये हटा दीजिए। इस पर एक चीज और लिखा हुआ है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू की है, लेकिन इस नोट के बदले में गारंटी कौन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये गारंटी नहीं दे, ये हटा दिया जाए तो इसका कितना मूल्य है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम एक सोना का सिक्का लेते हैं, चांदी का सिक्का लेते हैं, उस पर ₹1 लिखा हुआ है, उसको मैं बराबर कर देता हूँ, पटक पटक के उसको हथौड़े से मार के उसको मैं प्लेन कर देता हूँ। उसको जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उससे कितने रुपए का सामान मुझे मिलेगा? ₹1 का नहीं मिलेगा। उस गोल्ड या सिल्वर की जो वैल्यू होगी उसके वैल्यू के बराबर मुझे सामान मिलेंगे। मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि उसका इंटरनल मूल्य है, लेकिन इस करेंसी का कोई भी इंटरनल मूल्य नहीं। ये करेंसी है, लेकिन फिर भी ये क्या है? आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मानी जा रही है, इसलिए चूंकि इसको किसने इशू किया? रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। यानी करेंसी को किसने इशू किया? तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसके लिए गारंटी कौन दिया? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बिहाफ में गारंटी दी। इसलिए करेंसी क्या हो गई या कॉइन क्या हो गया? हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया। क्वाइंस भी है, क्वाइंस आरबीआई इशू नहीं करती है। आइए यहां पर डिपॉजिट भी बैंक में आते हैं। बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं, बैंक में हमारा पैसा जाता है, वहां हमारा पैसा सेव रहता है, लेकिन उस पैसे पर हमको कुछ इंटरेस्ट भी आते हैं, कुछ ब्याज भी आते हैं। बैंक हमको ब्याज देती है, तो ब्याज देती है, वो पैसे में हमारे इंक्लूड करके मिलता है, और जब हम चाहे उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। जब भी चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आती है। उसके बाद हमारा चेक है। आप अपने बुक को देखिए, आप उसमें चेक का डिफिनीशन दिया होगा, आप उस चेक के डिफिनीशन को एक बार देख लीजिए। निश्चित रूप से संभव है कि ये 2 नंबर में पूछ सकता है। व्हाट इज चेक? चेक में बड़ा सिंपल एक डिफिनीशन आपके किताब में दिया हुआ है। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the persons in whose name the check has been made. चेक क्या है? चेक एक व्यक्ति के द्वारा इशू किया गया एक इंस्ट्रक्टिंग नोट है। किसको? बैंक को। मेरा चेक है, मैंने चेक पर साइन किया, वो चेक कहाँ जाएगा? बैंक में। यानी मैंने अपने बैंक को, जिस बैंक में मेरा खाता है, जहां मेरा खाता चलता है, मेरा पैसा जिस बैंक में जमा है, उस बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इनके नाम पर इतना पैसा पेड कर दीजिए। मैंने 10,000 रुपीज का किसी को अमाउंट पे किया चेक के माध्यम से। उस पैसे को मैंने कैश में नहीं दिया, मैंने सिर्फ चेक दिया, यानी इंस्ट्रक्शन दिया। किसको दिया? बैंक को दिया, मैंने अपने बैंक को दिया। तो ये क्या हो गया? ये भी मनी माना जाता है। इसके अलावा अभी हम लोग जाने कि इसमें प्लास्टिक नोट भी आता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी भी है, जिसमें हम लोग पे करते हैं, गूगल पे, फोन पे वगैरह है। उसके बाद लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक में क्या होता है? बैंक क्या करती है? एक बिचौलिए का काम करती है, एक माध्यम का काम करती है। मेरे पास पैसा है, मेरे मित्र ने मुझसे पैसा मांगा, मैंने उसको पैसा देने से इनकार कर दिया। मुझे ऐसा लगा पता नहीं वो मुझे पैसा देगा नहीं देगा, भविष्य में हो सकता है मेरा पैसा बैड डेब्ट हो जाए। बैड डेब्ट का मतलब फंस जाना, कि अगर मेरा पैसा फंस गया, वो बाद में बोले कि नहीं देंगे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। इस डर से मैंने मना कर दिया कि मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूँ। मैंने झूठ भी बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। लेकिन मैं अपना सरप्लस मनी कहाँ रखता हूँ? बैंक में। तो जब मैं अपना पैसा बैंक में जमा करता हूं तो बैंक उसको क्या करेगी? आप लोग इधर ऐसे समझ लीजिए, यहां पर बैंक क्या करेगी? बैंक मेरा पैसा जमा कर लिया, लेकिन अब मैं क्या हो गया? बैंक में मैं डिपॉजिटर हूं। मैं बैंक में डिपॉजिटर हूं कि मैंने अपना पैसा बैंक में क्या किया? डिपॉजिट कर दिया। और बाद में एक व्यक्ति, मेरा मित्र, फिर मुझसे जब पैसा नहीं मिलता है तो वो कहां जाता है? बैंक में जाता है। बैंक में वो क्या है? वो वहां से
पैसा लेगा, यानी पैसा लेगा तो वो क्या हो गया, वहां से लोन ले रहा है, वो लोन ले रहा है। तो लोन लेना जो लेगा उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, बोरोवर। बोरोवर, वो व्यक्ति क्या हो गया, बोरोवर हो गया। तो बैंक ने मेरा पैसा लिया और मुझसे किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, बोरोवर को, जो मेरा मित्र बैंक में गया लोन लेने, ये दे दिया। अब डिपॉजिटर और बोरोवर इन दोनों का कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, मेरा ही पैसा बैंक इनको दे रही है। मुझे पैसा चाहिए, मैं कहां जाऊंगा, बैंक। बोरोवर को पैसा लेना है, कहां जाएगा, बैंक। बोरोवर, अब अंतर इसमें क्या होगा कि बैंक मुझे इंटरेस्ट पेड करेगी, मुझे इंटरेस्ट देगी, कौन, बैंक देगी। और बोरोवर क्या करेगा, ये बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, यानी ब्याज कौन देगा, बोरोवर। अब बैंक इस बीच में क्या हो गया, मीडिएटर हो गया, मतलब ये लोन एक्टिविटी कर रही है। अब ये मेरा पैसा लेके और दूसरे को, बोरोवर को पैसा दे रही है, ये बीच में मीडिएट करने का काम कर रही है, मध्यस्थता का काम कर रही है, मीडिएटर का। बदले में क्या होगा कि जैसे डिपॉजिटर को इसने जो पैसा दिया और बोरोवर ने बैंक को जो पैसा दिया, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं। सपोज कि डिपॉजिटर को 3.5% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिला और बोरोवर ने 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज पे किया बैंक को, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस 12 में से आप 3.5 घटा दीजिए तो आपको निकल जाएगा 8.50%। ये क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, ये बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा कि बैंक ने 8.5% प्रॉफिट कमाया। अब इसके लिए जब लोन एक्टिविटी बैंक करती है तो क्या एक सवाल उठता है कि क्या बैंक में जितने पैसे आते हैं वो सारा पैसा बैंक लोन एक्टिविटी में दे देती है, वो सभी बोरोवर को दे देगी, बिल्कुल नहीं। अब बैंक क्या करती है कि जो टोटल डिपॉजिट होगा, यहां देखिए बैंक में जो टोटल डिपॉजिट आता है, जो टोटल डिपॉजिट आता है उस टोटल डिपॉजिट का वो 15% क्या करती है, अपने पास जमा रखती है। किसके लिए, ये डिपॉजिटर के लिए। ये 15 पैसा टोटल डिपॉजिट का कितना रखेगी, 15%। और ये किसके लिए, तो जो डिपॉजिटर होंगे, यानी हमने यहां पढ़ा कि डिपॉजिट विद बैंक जो होता है डिमांड डिपॉजिट, तो जो डिपॉजिटर है जब ये विड्रॉ करने आएंगे, बैंक में पैसा लेने आएंगे कि भैया मैंने अपना पैसा आपके यहाँ आपके बैंक में जमा कर रखा है, अब वो पैसा मुझे रिफंड कर दीजिए, मुझे वापस कर दीजिए, तो बैंक क्या कहेगा कि नहीं आज जाइए कल आइए, बिल्कुल नहीं। बैंक क्या करेगा कि उस डिपॉजिटर को वो पैसा वापस करेगा, जो उसका डिपॉजिट है उस डिपॉजिट अमाउंट को वो वापस करेगा। तो और डिपॉजिटर क्या करेगा, उसको विड्रॉ करेगा, विड्रॉ मतलब निकालना, वो निकालेगा। तो यहां क्या हो गया, बैंक एक मध्यस्थता का काम कर रहा है, एक बिचौलिए का काम कर रहा है। तो यहां से क्या हो गया कि बैंक का यही लोन एक्टिविटी है कि जब ये दोनों के बीच में, जब एक व्यक्ति से कोई व्यक्ति पैसा नहीं मांगता है या कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है, कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को पैसा नहीं दे रहा है, तो वो कहां जाएगा, बैंक जाएगा और बैंक से लोन लेगा। क्लियर, वहां से वो बोरोवर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर बैंक क्या हो गया, लेंडर। बैंक को क्या बोलेंगे, लेंडर, मतलब ये पैसा दे रहा है, लेंडिंग कर रहा है। क्लियर, ब्याज पर पैसा दे रहा है, तो बैंक क्या हो गया, लेंडर हो गया। क्लियर, अब आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। इसको देखने से पहले हम लोग टर्म ऑफ क्रेडिट देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्याज के लिए पढ़ा यहां पर, तो अभी हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि दो कौन सा क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो पहले उसको जान लेते हैं एक बार। टर्म ऑफ क्रेडिट, तो टर्म ऑफ क्रेडिट में क्या क्या है, क्या क्या टर्म ऑफ क्रेडिट में आता है, हमारे किताब में 4 चीजें दी हुई है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे मोड ऑफ रीपेमेंट, तो पैसा का भुगतान हम कैसे करेंगे, ये चीज भी हमको देखना है। ये भी हमारे टर्म ऑफ क्रेडिट में आता है कि पैसा हम कैसे इंस्टॉलमेंट में देंगे, कितने दिन का लोन होगा, 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, ये हमारा क्या हो गया, मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया। उसके बाद पर्पस, हम लोन लेने जाते हैं तो लोन का एक पर्पस भी होता है, उद्देश्य होता है कि मेरा लोन किस पर्पस के लिए होगा।
हम जाके बोलेंगे बैंक वाले को कि भैया हमको लोन दे दो, खूब शराब पीना है, बैंक दे देगा लोन? बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। हम बोलेंगे कि एक दे दो हमको, जाके सट्टा खेलना है, सट्टा खेलने के लिए लोन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। हमको एक पर्पस, हाँ ये जरूर कहेंगे कि हमको कसिनो खोलना है, लोन दे देगा, बिजनेस लोन होगा, वो बिजनेस लोन है तो लोन हमको दे देगा, बैंक दे देगा। लेकिन ये पर्पस भी बताना पड़ता है बैंक को कि हमारा लोन का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है। ये क्लियर हो गया? अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। फिर एक बार, अभी मैंने कहा था कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, हम एक बार पहले इसको टर्म ऑफ क्रेडिट पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में, इसमें दो चीजों का आप लोग पॉज करके, जो मैं मिटा रहा हूं इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अब हमारे पास आता है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें, मतलब ये दो एग्जांपल दिया हुआ है। आपने किताब में देखा होगा कि इसमें एक एग्जांपल पहला है वो है सलीम का, और दूसरा है, सेकंड है इसमें स्वप्ना का। इसमें स्वप्ना का केस दे रहा है, ये दो केस दिया हुआ, सलीम और एक स्वप्ना का। एक केस में बता रहा है सलीम को कि वो जूता बनाता है, जूता बनाने के लिए उसको एक कंपनी से ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर के लिए वो क्या करता है कि 3000 जोड़ी जूते का, 1000 जोड़ी जूते का उसको एडवांस मिल जाता है, एडवांस ले लेता है, चमड़ा वाले से चमड़ा उधार ले लेता है, मजदूरों को पेमेंट करता है और वो एक हेवी प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है, उसे एक अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इसके केस में अल्टीमेटली क्या होता है, सलीम के केस में उसको काफी बेनिफिट होता है, फायदा होता है, वो बहुत फायदे में रहता है। जबकि स्वप्ना है जिसके पास एक छोटी सी जमीन है, 2 एकड़ जमीन है इसके पास, और वो जमीन पर खेती करती है, उसमें लोन लेके वो खेती करती है और मॉनसून खराब हो जाती है जिससे उसकी फसल खराब हो जाती है, उसके बाद उसको काफी लॉसेस होते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम एग्रीकल्चर के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर उसको एग्रीकल्चर करने के लिए लोन लेना पड़ता है, उस समय भी जब खराब हो जाए। इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब, ट्रैप मतलब जाल, डेब्ट मतलब कर्ज, तो कर्ज के बोझ में दब जाना, कर्ज के जाल में फंस जाना। और इस कंडीशन में जो हमारा लोन का रिकवरी होता है वो काफी पेनफुल होता है, काफी खराब होता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा लॉसेस पर लॉसेस होता है, कुछ भी एक पैसा गेन नहीं हुआ, एक पैसा आमदनी नहीं हुई, और ऊपर से जो पैसे थे हमारे पास वो भी खेत में लग गए। अब हम ऊपर से जो कर्ज लिए थे वो कर्ज में भी बाकी रह गया, वो भी अनपेड है हमारे ऊपर। तो उस समय क्या होगा कि जमीन का एक टुकड़ा, एक जमीन मेरे पास है, अब इसका एक जमीन का एक हिस्सा मुझे बेच के उस लोन को सधाना होगा। ये पैसा अब मेरे पास क्या हुआ, ये जो एक बड़ा पोर्शन था अब ये नहीं रहा, सिर्फ ये रहा मेरे पास। और यही चीज अगर कंटिन्यूटी बनी रही, कई बार ऐसा हुआ, तो हो सकता है कि आगे फिर मेरा ये टुकड़ा बिक जाए और ये भी खत्म हो जाए, फिर ये टुकड़ा मेरे पास रहे। अब इसमें मेरा सर्वाइवल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो एक केस में, यानी इसका निकलता है इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जो हमारा टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन से बता रहा है कि एक जगह क्रेडिट जहां बेनिफिशियल हो सकता है, वहीं एक जगह क्रेडिट हमारे लिए खराब हो सकता है, क्रूशियल हो सकता है। मतलब एक जगह क्रेडिट हमको डेब्ट में धकेल सकता है, लॉसेस करा सकता है, और एक जगह हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। मतलब इसका दोनों इंपैक्ट है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव में जब आप देखिएगा अपने बुक में, तो एक तरफ साइड में दिया होगा, हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर के अंदर ही आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। ये कोऑपरेटिव हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, लेकिन कोऑपरेटिव से लोन लेना हमारे लिए सस्ता पड़ता है, इजी पड़ता है, क्योंकि कई जगह पर बहुत सारे लोग, जब हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा था तो ज्योग्राफी में आप देखिएगा, वैसे मैं रैपिड रिवीजन का क्लास पे डालूंगा ज्योग्राफी का, उसमें भी आप ये देख सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर अपना प्रोडक्शन करते हैं। वो प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद उसमें उनका शेयर भी मिलता है, उसमें वर्क भी करते हैं, बेनिफिट भी हो जाता है। अगर पैसे की जरूरत होती है तो वहां से वो लोन भी ले लेते हैं, मतलब इनको इजीली मिल जाता है, उनके अपने लोग होते हैं तो इजीली उनका काम निकल जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर से।
आज पश्चिम भारत में हमने देखा था, उसमें हमने पढ़ा भी था कि आज पश्चिम भारत में ज़्यादातर जो चीनी मिलें चल रही है, शुगर इंडस्ट्री है, कई कॉटन इंडस्ट्री अभी लगाए गए हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रियां चलती है। ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर से चलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में लोन लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा इजी है। आपके किताब में बहुत सारा कृषक कोऑपरेटिव बताया है, उसके बाद लेबर कोऑपरेटिव बताया है, उसके बाद में आपको किसान कोऑपरेटिव हो सकता है। इन सभी से हमको बहुत सस्ते दर पर ब्याज मिल जाते हैं और हमारा काम उससे निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में एकदम इजी है, इसको इजी वे में याद रखना है। बैंक फॉर्मल सेक्टर में जितना ऐसा सेक्टर जिसका एक ऑथोरिटी हो सुपरवाइज करने वाला, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि सर मैं फॉर्मल सेक्टर भूल गया, मैं इनफॉर्मल सेक्टर भूल गया, ज़्यादातर बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो वहां पर टाइम दिखता है कि अब समय भागा जा रहा है, इतना क्वेश्चन है, अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, तो वहां बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, थोड़ा प्रेशर आने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रेशर नहीं लेना है, एकदम जैसे आप यहाँ मिस कीजिएगा, इजिली समझना है। सर ने बताया था जितना वैसा सेक्टर जिसको कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई ना कोई अथॉरिटी सुपरवाइज करती हो, उसके अंडर में चलता हो, कंट्रोल किया जाता हो, वो फॉर्मल सेक्टर है। और जिसका कहीं कोई सुपरविजन नहीं होता, कहीं कोई उसकी अथॉरिटी नहीं होती जांच परख करने की, वो सारे सेक्टर इनफॉर्मल के अंदर आते हैं। बड़ा इजी है। पहला चीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, तो बैंक को सुपरवाइज करता है, कौन करता है? यस, बैंकर्स बैंक, फादर ऑफ बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई से सुपरवाइज होती है, कौन होती है? बैंक्स। तो बैंक किसके अंडर आएंगे? फॉर्मल सेक्टर। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, अगर कोई जॉब पर वहां से पैसा ले रहा है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर से अगर कोई लोन ले रहा है तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर किसके अंदर आएगा? फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा। कमर्शियल बैंक, अगर कोई व्यवसायिक बैंक है जो कर्ज दे रही है या बैंकिंग सेक्टर के अंदर रजिस्टर्ड है, बहुत सारी ऐसे हमारे यहाँ कंपनियां हैं जो लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है लेकिन लिमिटेड कंपनी है और वो बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस करती है, वो भी फॉर्मल सेक्टर के अंदर आती है। चूंकि उसको बैंक देखता है, उसको भी बैंक के द्वारा वो भी सुपरवाइज होता है, चूंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आता है, तो ये किसके अंदर आएगा? फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा। इसके अलावा जितनी चीजें आएंगी, कहीं से आप लोन लीजिए, ये सारा का सारा इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे हमने फ्रेंड से पैसा लिया, किसके अंदर आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर। हमने अपने मित्र, हमने अपने बगल वाले से, पड़ोसी से पैसा लिया, किसके अंदर आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर। हमने अपने किसी रिलेटिव से, संबंधी से, सगे संबंधियों से पैसा लिया, किसके अंदर आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर। हमने किसी ट्रेडर से लिया, किसी व्यवसायी से, व्यापारी से हमने उधार, सामान उधार लिया, एक तरह का लोन है, किस सेक्टर के अंदर आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर। हमने लैंडलॉर्ड से पैसा लिया, किस सेक्टर के अंदर आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर। चूंकि इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता, कोई अथॉरिटी सुपरवाइज नहीं करती, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। क्लियर है? मुझे लगता है आप लोग बेटर इसको समझ चुके होंगे कि फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, इसको मैंने डिटेल्स में क्लास में पढ़ाया अभी तक वैसे सेशन के अंदर। अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें हु गेट्स व्हाट, मतलब कौन कहां से कितना लेता है। अच्छा, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में एक चीज है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है आज आपके यहाँ एक्सपेंड करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्यों? तो फॉर्मल सेक्टर का बेनिफिट क्या है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो लोन दिए जाते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? लो होता है। मतलब वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है मुझे। इसके कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स मैं दोनों बता रहा हूं, इन दोनों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा अभी। जैसे फॉर्मल सेक्टर का, तो फॉर्मल सेक्टर का मेरिट क्या है? फॉर्मल सेक्टर के पहले मेरिट पर हम लोग आते हैं। मेरिट्स क्या है इसके? तो पहला मेरिट्स में लिखता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होता है? लो होता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो जाने से ये लोगों को बेनिफिट अधिक कराता है। आप सिंपल सी चीज है कि अगर मैं 100 रुपए में कोई चीज मैंने बेचा और उस पर मेरी प्रॉफिट 40 रुपए होती है, अगर उसमें मेरा ब्याज
चला जाए 30 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? मात्र 10। 40 प्रॉफिट टोटल होने के बावजूद भी मेरे पॉकेट में कितना आता है? 10, क्योंकि उसका 30 रुपीज मैंने क्या किया? लोन दे दिया, ब्याज दे दिया। उसके बाद अगर मुझे 100 रुपया का बेनिफिट हुआ, लेकिन उसमें से 40 रुपया मैंने टोटल कमाया, 10 रुपए मात्र मुझे लोन के लिए, इंटरेस्ट के लिए देने हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30। मतलब ये 30 रुपीज मेरे पॉकेट में आएगा। तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लो होगा तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, वो हाई हो जाती है, तो इसका मुझे फायदा मिल जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये फॉर्मल सेक्टर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा चीज कि इसको एक ऑथोराइज, एक एजेंसी है, एक इसका अथॉरिटी है जो इसको सुपरवाइज करती है, तो इसमें मेल प्रैक्टिसेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फॉर्मल सेक्टर में ना के बराबर होते हैं। इसमें गलत काम, फ्रॉड नहीं किया जा सकता है। अपने से उसको मैनिपुलेट करके घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के जरिए एक सर्टेन रेट पर मिलेगा और एक सर्टेन हिसाब से उसका एक निश्चित तरीके से उसका रीपेमेंट आदि होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके एक लॉसेस पर आते हैं। फॉर्मल सेक्टर का एक घाटा भी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि काफी टाइम लग जाता है, ये टाइम टेकिंग होता है। हम बैंक में, मुझे आज के आज पैसा चाहिए, आज मैं बैंक में जा रहा हूँ पैसा मांगने, बैंक कहेगा कि बिल्कुल आपको पैसा देंगे, लेकिन ये हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के जरिए मैं आपको पैसा दूंगा। मतलब इसमें एक समय लग जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है महीनों लग जाए, तो ये टाइम टेकन होता है। मतलब इमीडिएट हमको रैंडम मनी नहीं मिलता है, एक लंबे प्रोसीजर के बाद हमको पैसे मिलते हैं। तो लोग क्या होते हैं, फॉर्मल सेक्टर, ये एक बड़ा कारण है कि आज लोग फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में इनफॉर्मल सेक्टर में मूव कर रहे हैं। या गरीब लोग जिनको छोटे छोटे अमाउंट की जरूरत है, कम पैसे की जरूरत है, वो फॉर्मल के कंपैरिजन में इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा मूव कर जाते हैं कि भैया हम आज जाएंगे, आज तो पैसा हमको देगा नहीं, तो फिर हम दूसरे सेक्टर से जाके पैसा लेते हैं, दूसरी जगह से जाके पैसा लेते हैं। क्लियर होगा सबको समझने में? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में, अभी इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे थे, तो ये एक इसका नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान ये है कि यही चीज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल सेक्टर में आपको लो होता है, इस जगह पर इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, ये काफी हाई हो जाएगा। मतलब हमारा ब्याज का जो दर होगा ये बहुत ज्यादा होगा। आप एक सिंपल चीज सोचिए, सिंपल चीज देखिए कि हमारे बाजार में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे अगल बगल में अगर कोई है पैसा ब्याज पर चलाते हैं, वो मनी लेंडर है, उसके पास जब हम जाते हैं ब्याज के लिए, तो जब वो पैसा मांगते हैं उससे बिल्कुल दे देता है, लेकिन एक शर्त रखता है, 5% पर मंथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 5% पर मंथ होता है। पर छोटा लग रहा है? छोटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें इंटू 12 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा पर एनम। जबकि इसके कंपैरिजन में फॉर्मल सेक्टर हमारा लोन कितना दिया, 12%। मैं एक रफ आंकड़ा ले रहा हूं, एक रफ डेटा ले रहा हूं, 12% पर एनम। मतलब आपने देखा कि इससे 5 गुना हाई है, ये 5 गुना ज्यादा है। मतलब 60% आपका देना, अगर ये भी इससे भी कहीं कहीं तो ये 7-8% भी हो सकता है, 10% भी। इसका रेट वैरी करता है। इसका कोई, अभी मैंने बताया था कि इसके लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि प्रॉपर इसका जांच करे, प्रॉपर इसको देखे कि कौन कितना परसेंट पर ब्याज दे रहा है। इसका कहीं कोई जांच अथॉरिटी नहीं है, कहीं जांच नहीं होती है। मतलब कंप्लीट इसमें मोनोपोली चलती है, किसके अंदर, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। जब हम इनफॉर्मल सेक्टर से ब्याज लेते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर पर कंप्लीट मोनोपोली चलती है, किसकी, मनी लेंडर की। किसकी चलेगी मनमानी, मनी लेंडर की। जो पैसा दिया है उसकी मनमानी चलेगी और वो अपने मन से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकता है, अपने ब्याज का दर बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर उसका कोई बहुत करीबी है, बहुत नजदीक व्यक्ति है, तो उसको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम पर दे देगा, उसको 2% पर मंथ पर दे देगा, यानी 12 टू 24% पर एनम, तो उस हिसाब से दे देगा। लेकिन यही चीज अगर कोई उसका करीबी नहीं है, कोई दूर का व्यक्ति है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई हो जाएगा, उससे अधिक पैसा लेगा वो। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेंडर है, ये उसके मर्जी पर निर्भर करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हाई हो जाएगा। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा कि लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। आज जरूरी है कि बहुत सारे जगह पर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को बढ़ावा दिया जाए, उसमें कई तरह के फायदे होंगे। एक फायदा है
कि जब हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट बढ़ेगा तो बैंकों की स्थापना अधिक होगी, अधिक से अधिक बैंक लगेंगे। जब बैंक लगेंगे तो उसको बिल्डिंग बनाने में लेबर वर्कर की जरूरत होगी, जो वहाँ पर 4 5 10 स्टाफ काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को इजिली। आज भी हमारे देश में, भारत गाँव का देश है और भारत में आज भी रूरल एरियाज में बाद में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे इसका हाई होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी। हमने देखा आज कई जगह, मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पर आज फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है तो रोजगार मिलेगा नए नए लोगों को। उसके बाद में बिल्डिंग वगैरह बनेंगे, उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और आज भी गांव में कई जगह मैंने देखा है कि 20-20 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, गांव से शहर जाना पड़ता है, या गांव का एक बड़ा रीजन होता है, एक बड़ा जो चौक होगा, ऐसे जगह पर जाना पड़ता है जहां एक छोटा सा बैंक का ब्रांच मिलेगा। पूरे गांव का लोग खाता वहीं पर खोलते हैं, वहीं पर लोग बैंकिंग फैसिलिटी के लिए जाते हैं। तो इतनी इतनी दूरी जाना पड़ता है जिनके लिए उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक मजदूर के अगर एक दिन बैंक के काम में उसका बर्बाद हो रहा है, बेकार जा रहा है, तो उसका एक दिन का मजदूरी गया। आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर हम लोग के यहाँ तो अभी मोबाइल फैसिलिटी है, मोबाइल से हम बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले समझने की चीज़ है कि गांव में आज भी हमारे यहाँ अशिक्षा ज़्यादा है। आज भी लोग डिजिटल फैसिलिटी यूटिलाइज करने के जगह पर मैनुअल फैसिलिटी यूटिलाइज करना उनको ज़्यादा आसान लगता है। इसलिए आज भी बैंकों में अधिक भीड़ होती है, लोग कतार में खड़े होते हैं और बैंकिंग फैसिलिटी लेते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ लोग वहाँ जाते हैं। तो यहाँ से इजिली एसेस हो जाएगा। इसमें जरूर सुधार करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को एक पहल इसमें करनी चाहिए कि जो लोन देने की प्रक्रिया है उसको इजी बनाया जाए, ताकि लोगों का कम से कम इनफॉर्मल सेक्टर में मूवमेंट कम से कम हो, कम से कम लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक आंकड़ा में बताया भी है कि इसमें डेटा दिया हुआ है जिसमें बताया है कि हमारे यहाँ पुअर हाउस होल्ड 15% लोन लेते हैं फॉर्मल से और 85% इनफॉर्मल से। कारण क्या है कि इनका अमाउंट बहुत छोटा होता है और इनकी रिक्वायरमेंट इमीडिएट होती है। और बैंक में अभी हमने क्या बताया कि फॉर्मल सेक्टर का एक घाटा क्या है, लॉसेस, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव चीज क्या है कि इसमें लोन देने में समय लगता है, टाइम टेकन होता है। किसी को 5,000 रुपए की जरूरत है, 10, जो गरीब है उनकी रिक्वायरमेंट भी छोटी होगी। गरीब को 2 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, 2 करोड़ रुपया उसके लिए इतना है वो जीवन में नहीं देखेगा, तो वो लोन लेने तो जाएगा नहीं बैंक से। उसको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 छोटे छोटे अमाउंट की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, वो जब फॉर्मल में जाएगा तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, गारंटर होगा, कोलेट्रल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोलेट्रल नहीं है। ये फॉर्मल सेक्टर विदाउट कोलेट्रल लोन नहीं देगा। एक प्रोसेस है, उसको पूरा करना है। लेकिन इनफॉर्मल में मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपने मित्र के पास गया, मैंने उससे पैसा मांगा 10,000 रुपया, उसने मुझे 50,000 रुपया, उसने मुझे 50,000 रुपीज दे दिया, इजिली दे दिया। क्यों दे दिया? उसने मुझसे ना कोलेट्रल मांगा, ना गारंटर मांगा, ना डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ना पर्पस पूछा, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, ना मोड ऑफ पेमेंट, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं बात हुई? क्योंकि ये पर्सनली मुझे जानता है। इनफॉर्मल सेक्टर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो लेंडर होता है वो बोरोवर को इंडिविजुअली जानता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर बैंक, अगर कोई एम्प्लॉई है, उसके भाई को और उसके फादर को पैसा चाहिए तो ये भी उस प्रोसीजर से ही पैसा मिलेगा जिस प्रोसीजर से बाकी लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बॉडी है जो किसी को नहीं जानता, सिर्फ डॉक्यूमेंट को जानता है, और जो इसके क्राइटेरिया में फिट बैठता है उसी को ये लोन प्रोवाइड करेगा। ये इसका नेगेटिविटी है और यही पॉजिटिविटी हो जाती है इनफॉर्मल सेक्टर की, कि कभी भी रैंडम लोन दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है और कोई भी पैसा इस पे ले सकता है। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद एक चीज और बता रहा है कि हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, तो वैसे लोगों में 47% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 53% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। फिर है वेल ऑफ हाउस होल्ड। वेल ऑफ हाउस होल्ड का मतलब कुछ लोगों के पास, जैसे इसमें दिया 28% कहां से लेते हैं? इनफॉर्मल से, और 72% कहां से लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। फिर उसके बाद में रिच हाउस होल्ड, बड़े लोग, धनी मनी लोग, बड़ा बड़ा अमाउंट की जरूरत है, बैंक उनको इजीली दे देता है, अच्छा खासा पैसा दे देता है। तो उसमें 90% जो लोन होता है वो कहां से होता है? फॉर्मल से, और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से होता है।
आगे आप लोग देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इजी है, ये भी कहीं इसमें कुछ नहीं जाना है, ज्यादा ना ज्यादा सोचना है, आपको इजीली समझ लेना है इसको भी। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? गांव में छोटे छोटे इनकम करने वाले लोग हैं, वो अपने डेली वेजेस पर कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा वो सेव करते हैं। उसके लिए वो लोग अपना ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। जैसे उसमें 15 to 20% 20 लोग क्या करेंगे, अपना डेली वेजेस कुछ ना कुछ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, मतलब ये वेरी करेगा। सपोज करो कि एक व्यक्ति 100 रुपए ही जमा करता है, 20 आदमी का ग्रुप हो गया, 100 रुपए रोज जमा करता है डेली वेजेज में से निकाल के। 100 रुपए ज्यादा लग रहा होगा आपको कि सर 300 रुपए 200 रुपए कमाएगा, 100 रुपए कहाँ से करेगा, चलो इसको 50 रुपए कर देते हैं। 50 रुपए अगर 20 आदमी प्रतिदिन जमा करता है तो वो कितना जमा करता है, वो जमा करता है 1000 रुपया पर डे, एक ग्रुप में जमा हो रहा है। और 30 दिन जब जमा करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000। उसने 30,000 रुपए एक महीने में जमा कर लिया। अब जब एक साल का जमा करेगा तो कितना करेगा, इंटू 12, यानी 3,60,000 रुपीज पर एनम। अब इस ग्रुप में एक साल में इतना जमा हो गया, मतलब अब ये लोग क्या करेगा, बैंक में एक खाता खोल देगा ग्रुप के नाम से, और उस ग्रुप में ये लोग क्या करेंगे, पैसे जमा करेंगे। और पैसे जमा करने के बाद क्या होगा कि जब भी उनको जरूरत होगी, जब भी उनको जरूरत रिक्वायरमेंट होगी, वो पैसा उसमें से एक आदमी लेगा और उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये पैसा मिल जाएगा। वो अपना काम करके फिर पैसा जमा कर देंगे उसमें। इसमें तो बैंक वाले आज सेल्फ हेल्प ग्रुप को खोज रहे हैं। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो जाते हैं, प्रमोट करते हैं, उनके मेंबरों से मिलते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे बढ़ावा देना है। ये सारी चीजें उनको ट्रेंड की जाती है, बताई जाती है, और वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप में उसमें पैसा जमा करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें से पैसा निकालते हैं, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ फिर जमा करते हैं, फिर पैसा जिनको जरूरत पड़ता है ऐसे लोग निकालते हैं, फिर पैसा जमा करते हैं। मतलब ये अपना मदद खुद कर सकते हैं, छोटा छोटा बिजनेस चला सकते हैं छोटे छोटे जगह पर, जैसे सिलाई सेंटर खोलना, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री की चीजें खोलना, जैसे वो बिस्किट छोटे स्तर पर बिस्किट बेकरी का सामान बनाना, पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, कैंडल बनाना, उसके बाद में फ्रीग्रेंस स्टिक जो आपका अगरबत्ती है वो चीज बनाना, ये सारी चीजें ऐसा छोटा छोटा इंडस्ट्री लगा सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद वो अपना मदद कर सकते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस दिया होगा उसका आंकड़ा, उसमें एक चीज दिया, उनका स्टेटमेंट जरूर आप लोग देख लीजिएगा। सबसे लास्ट पेज पर, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में चले जाइएगा, वहां दिया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, उसमें प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के स्टेटमेंट दिए हैं, उसको जरूर आप देख लीजिए। संभव है कि स्टेटमेंट उसमें पूछ दे कि उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या स्टेटमेंट था, ऐसे पूछा जा सकता है। उसमें डेटा उसका इकोनॉमिक्स है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इसमें, तो वहां से आप डेटा उठा सकता है। उसमें इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म एंड कंडीशन दैट आर appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuit can add up to create the biggest development wonder। उन्होंने कहा था कि अगर छोटा छोटा अमाउंट, छोटे छोटे हाथों को, इन करोड़ों लोगों को और करोड़ों हाथों को छोटा छोटा अमाउंट अगर अवेलेबल करवा दिया जाए तो ये छोटे छोटे हाथ मिलकर एक मिलियंस ऑफ बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक देश में आश्चर्यजनक विकास ला सकते हैं। और इनके विचार ऐसे थे कि एक छोटे स्तर पर बैंक खोली गई 70 के दशक में, और आज उसके पास मोर देन 81,000 ब्रांचेज हैं और मिलियंस ऑफ पीपल आज उसके मेंबर बने हुए हैं, और ये सफलतापूर्वक वहां पर बैंक चलाई जा रही है, एक बड़ा डेवलपमेंट किया है। तो ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से टॉपिक आ सकता है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। उसमें और मैं एक चीज जरूर आप लोग को बता दूं कि ये मेरा नंबर भी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर 7992459736। आप इस नंबर पर शाम 8 बजे से 10 बजे तक, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, बात कर सकते हैं। कहीं भी आपके सोशल स्टडी में, 10th के एग्जाम में, चारों पेपर में जो इस टर्म में आने वाले हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित उसको सॉल्व कर दूंगा। आप
बाकी आगे का वीडियो देखते रहिएगा। अभी एग्जाम से पहले मैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो बना के आपको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।